नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपा सिंह। भोपाल का राष्ट्रीय उद्यान एक बार फिर बाघों की दहाड़ से गूंज सकता है। अब तक बाघों के ओल्ड एज होम में तब्दील हो चुके वन विहार में बाघों का कुनबा बढ़ाने की एक और नई उम्मीद जागी है और उम्मीद बनकर आया है 5 साल का दमदार, ताकतवर और जंगली युवा बाघ बंधु, ताकि वन विहार में जन्म देने वाले बाघों की नई पौध अपने स्वभाव की तरह बन सके तेज तर्रार। तो आपको बता दें कि अब जल्द ही वन विहार में एक नया मेहमान आया है। उसका नाम है बंधु और वन विहार में अब गूंजेगी बाघों की दमदार दहाड़। तो हमारे साथ इंदौर से भी विशेषज्ञ जुड़ गए हैं जो वन्य प्राणी विशेषज्ञ हैं, हमारे संवाददाता वसीम अहमद के साथ। भोपाल स्टूडियो से भी हमारे साथ हैं डॉक्टर सुदेश वाघमरे जो वन्य एवं प्राणी विशेषज्ञ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सीधे चलते हैं इंदौर। वसीम, आपके माध्यम से जानना चाहेंगे कि एक नया प्रयास किया जा रहा है भोपाल के वन विहार में, कितना सक्सेसफुल साबित होने वाला है ये? जी देखिए, असल में इस पूरे मामले को लेकर हमें सबसे पहले इंदौर जू पे एक नज़र डालना होगी कि यहाँ पे 2 साल पहले करीब सिर्फ 350 जानवर हुआ करते थे, लेकिन आज 2 साल बाद इनकी संख्या 600 के पार हो गई। असल में ये ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि ब्रीडिंग प्रोग्राम यहाँ पे बड़ा सक्सेसफुल रहा। एक विशेष प्लान किया गया था ब्रीडिंग को लेकर कि कैसे जानवरों के नस्लों को आगे बढ़ाया जाए, और इसके लिए स्टेप बाय स्टेप इंदौर जू ने कदम उठाए थे। इसमें सबसे अहम कदम था 2 अनजान जानवरों के बीच दोस्ती कराना। उनके यदि ब्रीडिंग सिस्टम को हम शादी का नाम दे तो शादी से पहले उन्होंने दोस्ती कराई, उसके बाद उनका मिलन हुआ और इसी वजह से शायद उनकी जो लाइफ है वो आगे बढ़ी, नस्ल आगे बढ़ी। इसी बात को हम जानेंगे इंदौर जू के प्रभारी से। डॉक्टर उत्तम यादव हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। डॉक्टर यादव जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि 2 अलग अलग जानवर हैं जो कभी एक दूसरे से नहीं मिले, कभी एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन उनकी नस्ल आगे बढ़ गई। क्या कैसे प्लान किया था आपने, कैसे उन लोगों के बीच में दोस्ती हुई और उनका मिलना कैसे हुआ? देखिए, सबसे पहले चीज़ हम लोगों ने जो प्लान किया था उसमें एनिमल्स को प्रॉपर एक एटमॉस्फेयर तो देना, लेकिन साथ ही साथ उनके बीच एक दोस्ती का भाव बढ़ाना। क्योंकि अगर एनिमल्स को हम लोग ग्रुप में रखेंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उसके अच्छे रिजल्ट सामने आएंगे। ये प्लान हमारा पहले था और ये प्लान में हम लोगों ने जब सफलता पा ली तो निश्चित रूप से अगला प्लान हम लोगों ने उसकी डाइट के ऊपर काम किया। डाइट में भी जो प्रॉपर जो मिनरल्स, विटामिन, फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, या जो उसका बैलेंस डाइट होनी चाहिए वो बैलेंस डाइट के ऊपर काम किया। तीसरा जो हम लोगों ने काम किया वो तीसरा काम था जो सबसे महत्वपूर्ण काम था, जो कि एक नेचुरलिस्टिक एनवायरनमेंट देना उनको, जिस तरह का एक प्राकृतिक वातावरण देना। जंगल में जो इनको जिस पर्टिकुलर स्पीसीज़ के लिए जो जंगल में का वातावरण उनको चाहिए रहता है, जिस तरह का जंगल में उनका हैबिटेट रहता है, उसी तरह का हैबिटेट एनक्लोजर के अंदर उनको डेवलप करके देना। तो ये 3 पॉइंट ऐसे थे जिसके कारण हम लोगों का ब्रीडिंग प्रोग्राम इतना सक्सेसफुल रहा है। हम इसी को और थोड़ा सा एलिब्रेट करेंगे और विस्तार में जानना चाहेंगे। हम देखते हैं कि पिंजरे में जब भी किसी भी जू में ब्रीडिंग के लिए 2 जानवरों को एक साथ रखा जाता है तो कई बार उनके बीच में दोस्ती नहीं हो पाती और वो एक दूसरे को घायल कर देते, तो यहीं पर शुरुआत होती है। इसके लिए किस तरह से प्लान किया था आपने? देखिए, स्पीसीज़ को मिलाना बिल्कुल सही बोला आपने कि जैसे कुछ हमारी स्पीसीज़ ऐसी होती है जो कभी टेरिटोरियल रहती है, इनको ग्रुप में मिलाना खतरे से खाली नहीं होता। अगर टाइगर की हम लोग बात करें तो कभी भी मेल टाइगर को फीमेल टाइगरों से एकदम मिलाना ये कभी खतरे से खाली नहीं होता, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर ये अटैक भी कर देते हैं। इसलिए हम लोगों ने एक प्लान वे में काम किया। इससे हम लोगों को करीब 3 महीने से 4 महीने के बीच का समय लगा, लेकिन हम लोगों ने उस पर कंटिन्यूसली काम किया, एक दिन का भी गैप न दिया और कंटिन्यू उनको मिलाने का प्रोग्राम रखा। स्टेप बाय स्टेप इसके बीच काम किया और उनके बीच हम लोगों को बिहेवियर जो होता था, दोनों एक दूसरे के प्रति किस तरह का बिहेवियर एग्जिबिट करते हैं वो, उसको हम लोगों ने नोटिस में लिया। और यही प्रक्रिया हम लोग कंटिन्यू करीब 3 महीने से लेकर 3.5-4 महीने तक करते रहे। आखिरी स्टेज ये आई कि जब दोनों के बीच ऐसा लगा कि अब दोस्ती हो चुकी है और उसको बीच फिर मिलाने का टाइम आ चुका, तो फिर हम लोगों ने उनको मिलाया और इतने अच्छे से मिले कि फिर उनको कभी दोबारा अलग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इसमें एक खास बात यहाँ देखने को मिलती है कि इंदौर जू के इंचार्ज ने एक गार्जियन की भूमिका निभाई, जो 2 जोड़ों को मिलाने से पहले उनके बीच दोस्ती कराते थे, पास के पिंजरे में रखते थे और उसके बाद ही शायद कहा जा सकता है कि ये ऐसा उनका मिलन हुआ कि उनकी नस्ल आगे बढ़ी और यही रिजल्ट सामने आया है। बिल्कुल। तो अब सीधे चलेंगे, रुक करेंगे राजधानी भोपाल के स्टूडियो में और यहाँ पर हमारे साथ वाइल्ड लाइफ के एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं डॉक्टर सुदेश वाघमरे। आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने देखा कि इंदौर में जो ये प्रयोग किया गया है बहुत ही सक्सेसफुल साबित हुआ है, लेकिन
सवाल वही है, क्या यही प्रयोग वन विहार में भी किया जाएगा? यहाँ कितना सक्सेसफुल हो सकता है? देखिए, वन विहार नेशनल पार्क होने के साथ साथ एक जू भी है और उसको बाकायदा इस बात की परमिशन मिली हुई है सेंट्रल जू अथॉरिटी से और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी से कि वो टाइगर का ब्रीडिंग प्रोग्राम चलाए। और ब्रीडिंग प्रोग्राम चलाकर टाइगर्स के यदि बच्चे होते हैं तो न केवल वन विहार के लिए बल्कि दूसरे जू के लिए भी दे। ये वहाँ का एक मैंडेट है वन विहार का। आपको पता हो शायद कि वन विहार में इससे पहले भी ब्रीडिंग कराई जा चुकी है और बच्चे भी हुए हैं पैदा, मगर पेरेंटिंग कैसे करेगी टाइग्रेस इस पर डिपेंड करता है। और वो बच्चे पिछले 3-4 बार बच्चे तो सफलतापूर्वक पैदा हुए हैं, उनका आफ्टर केयरिंग जो है वो मदर के ठीक से नहीं करने के कारण, टाइग्रेस के ठीक से नहीं करने के कारण नहीं हो पाया है। तो ये बहुत ही अच्छा अधिकारियों ने एक तरीका है अभी निकाला है। बंधु जैसे ही आया और ये स्टेप ली, बंधु अभी बिल्कुल सही स्थिति में है बच्चों को जन्म देने के हिसाब से, और ये बहुत ही अच्छा प्रयास है। हाँ बिल्कुल, तो प्रयास वाकई सराहनीय भी है और अच्छा भी है, लेकिन ये सक्सेसफुल हो पाए ये अच्छी बात है। सुदेश जी, जिस तरह से आपने बताया कि पहले भी इस तरह का कदम उठाया जा चुका है, ऐसी कोशिशें की जा चुकी हैं, लेकिन कई मामले ऐसे भी आए हैं जो सक्सेस नहीं हो पाए। ऐसे में अगर ये देखा जाए कि इस बार जैसे कि 2 बाघों को मिलाना भी आसान काम नहीं होता है, काफ़ी जैसे इंदौर के वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट थे, उन्होंने बताया बहुत टफ टास्क होता है कि अगर उनकी फ्रेंडशिप नहीं हो पाई फिर क्या होगा। वन विहार में हाउसिंग है टाइगर्स की और उनके सेल बने हुए हैं, तो वन विहार के अधिकारी जो एक्सपर्ट्स हैं, वहाँ के डॉक्टर्स काफ़ी एक्सपर्ट हैं इस बारे में, वहाँ के जू के जो डायरेक्टर हैं वो भी काफ़ी एक्सपर्ट हैं वाइल्ड लाइफ के। उनका प्रयास ये है कि दोनों की हाउसिंग को में उनको दोनों को आसपास रखा जाए, उनको ब्रीडिंग कराने के पहले, मेटिंग कराने के पहले, और वो यू आपस में जब एक दूसरे का बिहेवियर स्टडी भी कर लें हम लोग, साइंटिफिक उनकी वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट, प्लस वो एनिमल जो हैं वो भी आपस में थोड़ा सा एक दूसरे के यूज टू हो जाए, तो उसके बाद मेटिंग का प्रयास कराया जाए। देखिए, वन विहार में लगभग 18 साल पहले ये घटना है, उसके कारण वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट काफ़ी सावधानियां बरतते हैं करने के पहले। एक टाइगर था, उसको ब्रीडिंग के लिए जैसे ही छोड़ा गया टाइग्रेस के पास, और उसने बिल्कुल सडन अटैक करा और देखते देखते 1 मिनट में 1.5 मिनट में टाइग्रेस की डेथ हो गई। उसने उसकी गलट पकड़ी और उसकी डेथ हो गई। तो ये स्टडी बहुत ज़रूरी होती है, साइंटिफिक स्टडी, कि दोनों एक तो एक दूसरे का बिहेवियर, दोनों की स्मेल, दोनों की आदतों से वाकिफ़ हो जाए एनिमल भी, और उसके साथ साथ हमारे पास भी ऐसे टूल इम्प्लीमेंट्स हो कि इस तरह की कोई घटना हो तो उसका प्रिवेंशन किया जा सके। हाँ बिल्कुल, जिस तरह से आपने बताया कि ये बहुत ही वाइल्ड लाइफ स्टडी है, पूरा बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें भी आपने हमें बताई कि ऐसे इक्विपमेंट्स भी होने चाहिए, जब इस तरह की घटना घटे तो हम उसे प्रिवेंट कर पाएँ। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह एक बार कोशिश की गई थी तो उसमें एक बाघिन ने ही अपने बच्चों को मार दिया था। जी हाँ, एक्चुअली बाघिन अपने बच्चों को नहीं मारती। क्या होता है कि जो जू होते हैं वहाँ पे जो मदर होती है, टाइग्रेस होती है, वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्टाइज नहीं होती बच्चों को पालने के लिए। तो यूजुअली क्या होता है कि 3 बच्चे 4 बच्चे 2 बच्चे, मिनिमम 2 बच्चे तो पैदा होते ही हैं, 3 और 4 भी होते हैं कभी कभी। एक तो टाइग्रेस के पास ऑप्शन नहीं होते उनको ठीक से फीडिंग करा पाने के। तो यूजुअली जब 4 बच्चे या 3 बच्चे होंगे तो 2 बच्चे थोड़ा ऑफ फीड रह जाएंगे, 2 बच्चे जो मजबूत होंगे वो अच्छे से फीड कर जाएंगे। एक बात होती है। दूसरी बात कब होती है कि टाइग्रेस एक जगह से दूसरी जगह बच्चों को कैरी करती है, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, जब वो फॉरेस्ट में होती है। तो ये यहाँ भी वो कैरी करना चाहती है। कैरी करने में उसका स्टाइल ये होता है कि ऊपर से वो अपने दांतों से उसकी स्किन को पकड़ के एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखती है। यदि वो मदर बहुत एक्सपर्ट नहीं है, पहली बार मदर बनी है, तो यूजुअली उसमें गलती हो जाती है और उसमें बच्चों की डेथ हो जाती है। कभी कभी टाइग्रेस के लोड के कारण 4 या 3 बच्चों में से एक आध बच्चा कोई उसके लोड के पर उसके नीचे आ जाता है, उससे भी डेथ हो जाती है। तो इसमें ना तो वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट जो ऑफिसर्स रहते हैं या जो वेटरनियंस रहते हैं उनकी कोई गलती नहीं होती, मगर ये एक जो फेनोमेना, चूँकि मीडिया देख रहा है तो ये चीज़ ज़्यादा एक्सपोजर में आ जाती है। वाइल्ड में यही चीज़ होती है तो पता नहीं चलता है। तो इस कारण हमेशा जब भी ब्रीडिंग कराई जाती है, कंजर्वेशन ब्रीडिंग कराई जाती है, तो उसमें काफ़ी सारी सावधानी बरतने के साथ हमेशा वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट स्टेक पे रहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं हो जाए जिससे उनकी बदनामी हो।
बिल्कुल। तो फिर से रुक करेंगे इंदौर का, जहां हमारे संवाददाता वसीम लगातार बने हुए हैं हमारे साथ, उनके साथ एक्सपर्ट भी हैं। वसीम, आपके माध्यम से ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह ऐसा भी कहा जाता है कि जो भी बाघ जो है पहली बार अगर जू में लाया जाता है, जू में रहते रहते उसमें उसके स्वभाव में काफी परिवर्तन देखने को मिलता है। जितना तेज तर्रार वो जंगल में रहता है, जू में रहने के बाद वो सारी चीजें नहीं रह जाती। जी वाकई में देखिए, असल में जैसे भोपाल के एक्सपर्ट ने भी बताया कि कहीं ना कहीं जब शुरुआत में बाघिन यदि माँ बनती है तो उसे कई तरह की तकलीफों का सामना करना पड़ता है, खासकर जू में, क्योंकि उसे नेचुरल एनवायरनमेंट नहीं मिलता है और ऐसे में ही अक्सर उसके बच्चों की मौत हो जाती है। और इंदौर जू इस दौर से गुजरा है जहाँ कई बच्चों कई शावकों की मौत हुई थी। कैसे ट्रीट किया, ये बेहतर तरीके से बताएंगे डॉक्टर उत्तम यादव कि उसके बाद उन्होंने बच्चों को कैसे सेव किया, और ऐसी बाघिन जिनके व्यवहार बदल जाते हैं जू में रहकर, तो क्या ऐसी स्थिति को कैसे आप हैंडल करते हैं? ये बिल्कुल सही है कि किसी भी एनिमल को, किसी भी वाइल्ड एनिमल को एक स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट, जिसको कहते हैं तनाव मुक्त वातावरण, उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तनाव मुक्त वातावरण होना, क्योंकि हमेशा वाइल्ड एनिमल हमेशा ह्यूमन कॉन्टैक्ट को अवॉइड करता है और इसी तरह का एनवायरनमेंट देना उसको बहुत ज़रूरी होता है, पर्टिकुलरली इस टाइम पीरियड में जब उसकी प्रेगनेंसी का जो लास्ट दौर चल रहा होता है। इसमें अगर वो स्ट्रेस फ्री एनिमल है तब तो बिल्कुल हम उम्मीद कर सकते हैं कि अपने बच्चों को किसी तरह का डैमेज नहीं करेगी। वो कई बार परिस्थितियाँ कुछ डिफरेंट होती, जिसमें जब एनिमल खुद समझ लेता है कि मेरे बच्चे बर्थ के बाद, जैसे कि टाइगर फैमिली में अक्सर ये देखने को मिलता है कि अगर बच्चे उसके कमज़ोर होंगे तो या तो वो खुद मार देगी या मार के खा जाएगी या उनको छोड़ के चली जाएगी। इस तरह का जो नेचुरल उसका जो बिहेवियर है वो एग्जिबिट हर वाइल्ड एनिमल जंगल में करता है, क्योंकि वहाँ पर एक रूल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। वही सर्वाइव करेगा जो फिट रहेगा। तो वो अगर कमज़ोर एनिमल है तो कहीं वो उसके बच्चों के कारण उसका शिकार ना हो जाए, इसलिए अपने बचाव में वो अपने बच्चों को छोड़ देती है, और ये सिर्फ वाइल्ड एनिमल में ही देखने को मिलता है। डॉक्टर या तो आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जब ब्रीडिंग प्रोग्राम चलाया आपने, कंजर्वेशन ब्रीडिंग का, चाहे लोमड़ी का हो या बाघ का, स्पेशल सेल बनाई थी, किस तरह की ये सेल थी और कैसे बच्चों के बड़े शावकों के बड़े होने तक के आप लोग निगरानी करते थे? क्या वो रूटीन था आपका, क्या स्ट्रेटजी थी उस वक्त? जहाँ तक टाइगर की अगर बात की जाए, जिस तरह का टाइगर का कुनबा हमारा, जो हमने कुछ समय पहले कुछ बच्चों को खोया था, उसके बाद जो हम लोगों ने प्रिकॉशंस लिए थे, उसमें प्रेगनेंसी के जो लास्ट पीरियड रहता था उसमें हम लोग फीमेल को पूरी तरह से आइसोलेट करके रख देते थे और एनक्लोजर को पूरी तरह से कवर करके रख देते थे, और वहाँ पर किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस, किसी भी तरह की आवाज़ें या किसी भी तरह का ह्यूमन डिस्टर्बेंस हम लोग नहीं होने देते थे। उसको हम लोग कम्प्लीटली आइसोलेटेड वातावरण में रखते थे, जिसको उसको ये न लगे कि मेरे बच्चों को किसी के कारण कोई खतरा हो, क्योंकि खतरा होने के कारण भी कई बार फीमेल अपने बच्चों के ऊपर अटैक कर देती है। तो इस तरह का एक माहौल हम लोगों ने क्रिएट किया कि फीमेल को टोटली अलग कर दिया, और उसकी तरह किसी तरह का डिस्टर्बेंस, केवल जो मटन चिकन जो डालने फूड की जो डालने जाता था, केवल वही चुपचाप हमारा आदमी जाता था कीपर, वो डाल के आ जाता था, और इसी के कारण हम लोग बाकी के अभी तक उसके बाद से हमारे यहाँ कोई इस तरह का इंसिडेंस नहीं हुआ। दूसरी जो लोमड़ी वाली बात है, तो लोमड़ी में भी हम लोगों ने यही प्रयोग किए है। लोमड़ी में सबसे पहली चीज़ ये कि जो नेचुरल उसका जो हैबिटेट है, पहले तो उसको हम लोगों ने सोचा समझा कि किस तरह का जंगल में जब रहती है तो किस तरह का इसका बिहेवियर रहता है, और इसी तरह का हम लोगों ने इसको एक नेचुरलिस्टिक एनवायरनमेंट क्रिएट करके दिया ताकि स्ट्रेस फ्री एनिमल रहे, और स्ट्रेस फ्री वातावरण रहने के कारण उसने अपने बच्चों को सक्सेसफुली बर्थ दिया। लेकिन हर वक्त तो आप क्या करते थे कि निगाह किसे रखी जाए, क्योंकि वाइल्ड एनिमल है, उसके व्यवहार का कोई भरोसा नहीं है, वो अपने बच्चों को या खुद को ही नुकसान पहुंचा ले, तो कैसे निगरानी रखी थी आपने? नहीं, हम लोगों ने उसके लिए ज़रूर ये व्यवस्था करी थी। टाइगर के समय भी हम लोगों ने CCTV कैमरा लगाए थे, और लोमड़ी का जो हमारा जो ब्रीडिंग प्रोग्राम चला उसमें भी हम लोगों ने मॉनिटरिंग के लिए CCTV कैमरा लगा रखे, और हम लोग उसकी रेगुलर मॉनिटरिंग करते हैं, और मॉनिटरिंग करने के बाद हर वीक में एक बार हम लोग पूरी उसकी वीडियो देखते हैं और उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं। रिकॉर्डिंग करने के बाद वीडियो देख के फिर एनालिसिस करते हैं कि क्या किस तरफ हम लोग जा रहे हैं, और फिर अकॉर्डिंगली हम लोग एक्शन लेते हैं। तो दीपा, एक खास बात तो ये भी है यहाँ पर कि सिर्फ फ्रेंडशिप कराने से या मिलन कराने से ही बात नहीं रुक जाती, बल्कि इंदौर जू ने ये किया कि CCTV कैमरे के जरिए लगातार निगरानी रखी, ताकि जो बाघिन है उनके व्यवहार में कोई तब्दीली आए तो फौरन उसको लेकर एक स्ट्रेटजी बनाई जा सके और एक्शन लिया जा सके उसके बच्चों को, उसके नस्ल को बचाने का। दीपा,
बिल्कुल। तो सीधे एक बार फिर से चलते भोपाल स्टूडियो, जहां हमारे साथ डॉक्टर सुदेश बागमरे जी जुड़े हुए हैं। सुदेश जी, जिस तरह से बहुत सारी बातें हमने की हैं, ये भी जानना चाहेंगे जिस तरह से बंधु जो है वो बहुत ही ताकतवर है, बहुत ही तेज तर्रार है, कहा जाता है कि वो आदमखोर भी रहा है, इसलिए वो वन विहार में है। जो बात की गई है, अगर ब्रीडिंग कराई जाएगी तो स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट किस तरह से वन विहार में बनाया जाएगा? देखिए, पहले तो मैं आपको बताऊं कि ब्रीडिंग कराने के लिए पहले जीन पूल देखा जाता है जी। यदि आप इन ब्रीडिंग होगी, यानी किसी एक पर्टिकुलर एरिया के मेल फीमेल को यदि हम ब्रीडिंग कराएंगे तो उसमें बहुत सारी जेनेटिक बीमारियां आ सकती हैं, जिसके कारण भी जो कब्स हैं उनकी डेथ हो सकती है। तो ये जो ब्रीडिंग कराई जा रही है, इसमें जीन पूल के बारे में बाकायदा सावधानी बरती गई है। जो फीमेल हैं वो डिफरेंट एरिया से हैं, जो मेल बंधु आया है वो डिफरेंट एरिया से। एक बात तो ये हुई। दूसरी हुई कि सेंट्रल जू अथॉरिटी के नॉर्म्स होते हैं कि हम हाउसिंग में कितने बड़े एरिया में टाइग्रेस को रख सकते हैं। ये वन विहार में जो हाउसिंग्स हैं वो उस नॉर्म्स के हिसाब से बनाई गई हैं। एक और फैसिलिटी वन विहार में है यहाँ पर कि हाउसिंग के साथ लगा हुआ काफ़ी बड़ा बाड़ा है, इनक्लोजर है, जिसमें फ्री मूवमेंट कर सकते हैं टाइगर और टाइग्रेस। तो फ्री मूवमेंट्स के लिए भी उनको सुविधा दी जाती है, जिससे वो एक टेंशन फ्री माहौल में रह सकें। सीसीटीवी कैमरास की व्यवस्था की गई है लगातार। कंटिन्यूस जो वेट हैं, वेटरियंस डॉक्टर हैं वहाँ पे, वो लगातार ऑब्जर्वेशन उस पर रखते हैं। लगभग गेस्टेशन पीरियड इसका होता है, गर्भकाल रहता है लगभग 100 से 110 दिन का टाइग्रेस का। उस काल में लगातार उस पर सावधानी बरती जाती है, लगातार उसकी जांचें की जाती रहती हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि लगातार कंटिन्यूस जू कीपर उसकी मॉनिटरिंग करता रहता है, डे टू डे उसका रजिस्टर मेंटेन किया जाता है, और ये प्रयास किया जाता है कि उसको पूरी तरह से प्राकृतिक वातावरण मिले। ह्यूमन इंटरफेरेंस वहाँ पे बिल्कुल 100% रोक दिया जाता है। हाँ बिल्कुल। तो सीधे चलेंगे एक बार फिर से हमारे संवाददाता वसीम के पास। वसीम, जिस तरह जो वहाँ वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट आपके साथ मौजूद हैं, आपसे जानना चाहेंगे जो सारा इन्वायरमेंट है, जो माहौल क्रिएट करना, अगर ये सारी चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट की जाएं तो ये पॉसिबल है काफ़ी हद तक? जी बिल्कुल डॉक्टर उत्तम यादव, हम यही जानेंगे कि जो माहौल तैयार किया जाता है, यदि ये माहौल जो उनके लिए अनुकूल है, अगर ये माहौल तैयार कर लिया जाए, वन विहार में भी इस तरह से खुशखबरी आ सकती है, और क्या प्रिकॉशंस रखने होंगे, किस तरह का माहौल तैयार करना होगा? हाँ बिल्कुल सही है। अगर इस तरह का माहौल, जैसा कि हम लोग इंदौर जू में हम लोगों ने जिस तरह की प्लानिंग की थी और स्ट्रेटेजी जो हम लोगों ने अडॉप्ट की थी, अगर उस स्ट्रेटेजी को और ये अडॉप्ट किया जाता है और उसी पर काम किया है, तो मैं निश्चित उम्मीद है कि वन विहार में भी जिस तरह इंदौर जू में ब्रीडिंग प्रोग्राम हमारा जो सक्सेसफुल रहा, निश्चित रूप से उनको भी सफलता मिलेगी। और विशेष बात ये भी कहना चाहूँगा कि जो वन विहार के जो डॉक्टर साहब हैं, उनसे भी मेरी रेगुलर बात होती रहती है इस मैटर पर, और निश्चित रूप से आने वाले समय में अगर ये सारी चीज़ों को अगर फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से उनके यहाँ भी टाइगरों की संख्या बढ़ेगी। एक वन विहार का और इंदौर जू का माहौल थोड़ा बहुत अलग है, किस तरह की प्रिकॉशंस रखनी चाहिए? देखिए, मुझे तो नहीं लगता कि कोई ज़्यादा अंतर होना चाहिए। अब ये तो वहाँ जाने के बाद ही सारी चीज़ों का एनालिसिस किया जा सकता है। बनिस्बत मैं इंदौर जू की अगर बात करना चाहूँगा तो हमारे यहाँ एंकुजर जो छोटे ज़रूर है, लेकिन हम लोगों ने जो जिस तरह का एनरिचमेंट करके रखा है, जो एक प्राकृतिक वातावरण देने का जो प्रयास किया है, जिससे कि वो किसी भी तरह का स्ट्रेस फ्री एनिमल रहे, उसको किसी भी तरह का तनाव न रहे, उससे तनाव मुक्त रहे एनिमल, ये जरूर हम लोगों ने प्रयास किए हैं। तो ये भी शायद उनको करना पड़ेगा। दीपा, यहाँ पर बहुत जरूरी बात सामने आती है कि जानवर को तनाव मुक्त रखना पड़ेगा यदि उसके कुनबे को आगे बढ़ाना है। तो खास बात कि इंसानों की चहलकदमी से उसे दूर रखना होगा। तो ये जिम्मेदारी बनती है जिम्मेदारों की कि जब उसके कुनबे को बढ़ाने की बात हो, बाघिन के कुनबे को बढ़ाने की बात हो, तो इंसानों का दखल वहाँ से अलग किया जाए, क्योंकि जानवर जू में देखने के लिए लोग पहुँचते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि उस टाइम पे भी उसको इंसान उसके करीब जाए। इसलिए यदि बेहतर यही होगा, कुनबे को बढ़ाना है तो इंसानों की चहलकदमी कम करना होगी, साथ ही नेचुरल एनवायरनमेंट आपको देना होगा। तो निश्चित रूप से भोपाल के वन विहार में भी एक बार फिर खुशखबरी मिलेगी। कैमरा जी हाँ बिल्कुल। तो सुदेश, जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि जो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं, किस तरह से नेचुरल एनवायरनमेंट बनाने की बात कही जा रही है। बात की जाए अगर वन विहार की, तो यहाँ क्या कुछ बंधु के लिए किया जा रहा है? देखिए, एक तो बंधु को अभी लगातार उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। अभी आया है तो उसको तो अभी एक्वेंटेंस हो रहा है वन विहार के माहौल से।
तो वन विहार के माहौल से उसको एक्वाइटेंस किया जा रहा है। दूसरा जो जूकीपर है वो लगातार उस पर निगरानी रखे हुए है, और कम से कम एक जूकीपर ऐसा होना चाहिए जो थोड़ा सा उस एनिमल के बिहेवियर पे भी पहचाने, और वो एनिमल भी, टाइगर भी उस जूकीपर से थोड़ा सा एक्वाइटेंस करे। तो वो प्रयास किया जा रहा है। बाकी जो बंधु है वो काफ़ी अच्छा हेल्दी एनिमल है, बहुत ही उसके बाकी के कैरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं। जो एक उसका कहना चाहिए कोट, जो फर होता है जिससे कि वाइल्ड लाइफ की हेल्थ एनालिसिस की जाती है, वो बहुत बढ़िया स्थिति में है, और बिल्कुल पूरे प्रयास किए जा रहे हैं कि वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से ब्रीडिंग की जाए। बिल्कुल, बातचीत करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो वाकई जल्द ही वन विहार में बाघों का कुनबा बढ़ने वाला है, खुशखबरी आने वाली है, क्योंकि जल्द ही जो बाघ है तेज तर्रार बंधु, उसका मिलन कराया जाएगा रिद्धि और गौरी से, और यहाँ वन विहार में बाघों का कुनबा निश्चित तौर पर बढ़ेगा। हमसे बातचीत करने के लिए एक बार फिर से शुक्रिया। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए बंसल न्यूज।